नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है वुमेन टीवी इंडिया के कार्यक्रम बातें किताबों की में। और आज जिस किताब की बात हम करने वाले हैं वो है वो फ़ोन कॉल, वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई। और मैं हूँ शिवानी, जयपुर से, आप सभी जानते ही हैं। ये अभी 2-3 महीने पहले ही ये अंक आया है और काफ़ी प्रचलित था। इसे मैंने पढ़ा और सोचा कि आप सबके लिए इसकी कुछ बातचीत की जाए। तो अपनी पाठ की प्रतिक्रिया मैं देती हूँ इस किताब पर। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। तो जिस तरह कबीरदास जी ने भक्ति करने के लिए पात्रता बताई है, मुझे लगता है कि लेखन के लिए भी एक पात्रता होती है। जब लेखक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर और सभी तरह की सामाजिक, मानसिक, धार्मिक बेड़ियों और बंधनों को छोड़कर, त्याग कर लेखन करते हैं, तो एक ईमानदार लेखन सामने आता है, ऐसा मुझे लगता है। और वो सफल भी होता है। जब ईमानदार है तो निश्चित रूप से सफल भी होगा। इस मायने से वंदना वाजपेयी जी के इस संग्रह को एक सफल लेखन के दायरे में लिया जा सकता है। पुस्तक के परिचय में जो उन्होंने कहा है, जीवन के टर्निंग पॉइंट पर खड़े लोगों की कहानियां जहां एक फैसला बदल सकता है जिंदगी, ये किताब के मुख्य पृष्ठ पे लिखा हुआ है। तो वाकई में इस संग्रह की जो कहानियों के पात्र हैं, वो जिंदगी की जद्दोजहद में इस तरह उलझे हुए हैं कि पाठक भी जो है उनके साथ साथ उस कश्मकश को जीता है। और अंत में जो फैसला वो लेते हैं वो पाठक भी उनके साथ सहमत हो जाता है। अपने आत्मकथ्य में वंदना जी कहती हैं कि कुछ 2-3 पंक्तियां हैं जो मैंने अपनी यहाँ कोट की हैं। कहानियों के पकने का एक निश्चित समय होता है। लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। पात्रों से दूरी बनाकर लिखना संभव नहीं। और आखिरी कि कहानी लिखना यानी पात्रों से मुक्ति। इस संदर्भ में अगर इस संग्रह को देखा जाए तो ये बहुत ही ईमानदार आत्मकथ्य है। हम समझ सकते हैं कि किस तरह से पात्रों को जिया गया है और उसके बाद कहानी हमारे सामने आई है। इनमें स्त्री मन की कोमलता है तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर चोट भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने इनकी कहानियों में देखी वो है इनमें अवस्थित मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है ये कहानियां। हर पात्र, हर परिस्थिति का अपना एक बहुत ही गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है, जो कि वंदना जी की लेखनी को एक विशिष्ट स्थान देता है। मैं खुद का निर्माण करने के लिए लिखती हूँ। ओटाविया ई बटलर के इस कथन को वंदना जी ने कोट किया है अपने आत्मकथ्य में। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस संग्रह से उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपने लिए बहुत कुछ हासिल हुआ होगा। कहानियों पर बात करें तो सिलसिलेवार हम शुरू करते हैं। पहली कहानी जो कि इसकी शीर्षक कहानी भी है वो फोन कॉल। इस कहानी को मैं बहुत सारी सूचनाओं का संग्रह संवाहक भी मानती हूँ। इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं, मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो हमें इस कहानी से सीखनी चाहिए वो भी हैं। बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे गूगल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो गया है, उसका एक सार्थक उपयोग इस कहानी में किया गया है। ये बहुत सीखने वाली बात है। हर किसी के जीवन में एक दुख की कहानी है, एक दुख का स्थान है। अगर कोई वाक्य मिलते जुलते हो तो अपना पुराना दर्द फिर से उभर आता है। इस कहानी में एक महत्वपूर्ण पहलू उठाया गया है कि पढ़ाई और सफलता का बोझ नौजवान पीढ़ी को कैसे लील रहा है। हालांकि ये मुद्दा बहुत सारे लेखक अपनी कहानियों में लेकर के आते हैं अपने लेखन में, लेकिन जिस तरह से वंदना जी ने उठाया है वो बहुत ही अलग तरीके से उसे लिया है और बहुत मार्मिक चित्रण किया है। एक और जरूरी बात इस कहानी में है कि असफलता के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो फिर दोबारा उठ खड़े होने में कोई परेशानी नहीं होती है और कहीं ना कहीं आपकी जो तय सफलता है वो आपको मिलती है। मीडिया की भूमिका पर भी इस कहानी में बहुत सफाई से कहा गया है कि एक पंक्ति में बताते हैं कि रोती बिलखती बदहवास सी माँ का रुदन पूरा देश चाय पीते पीते देख रहा है। यहाँ मीडिया और समाज दोनों पर ही एक कटाक्ष भी कह सकते हैं उसे, और पारिस्थितिक चित्रण भी है ये कि हम कितने सहज होते हैं, भावना शून्य होते हैं जब तक कि वो चीज हम पर नहीं लागू होती है। एक और बात है कि टीवी पर बहस चल रही थी पेरेंटिंग को दोषी मानते हुए। इसी कहानी का एक अंश है ये। सिस्टम जिसका हिस्सा हम सब हैं उस पर बात करने से बचते हुए केवल एक परिवार और उसके पालन पोषण पर प्रहार करते हुए
स्वयं को महान और समझदार दिखाने की जो एक मानसिकता होती है, जो डिबेट्स में और डिबेट देखने वालों में अक्सर देखी जाती है, उस मानसिकता को इंगित किया गया है। कहानी के संदर्भ में ये वाक्य जो है बिल्कुल वर्तमान मीडिया और समाज का चरित्र चित्रण करने में एकदम सक्षम है। जब ये कहानी पढ़ रही थी तो शुरुआत में मुझे लगा कि रिया शायद कोई झूठी कहानी सुना रही है, जिससे कि वो जो दूसरी तरफ है, एक्स वाई जेड पात्र है, उस वो अपना दर्द खुलकर कह सके, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वो ये कहानी सुना रही है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो पता चला कि नहीं, वो तो वाकई में अपना एक दर्द लेकर के चल रही है। इस कहानी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक अजनबी की मदद करना, आत्महत्या के लिए तैयार इंसान को जीवन की तरफ मोड़ना, ये कथानक बहुत महत्वपूर्ण है। पर जब एक्स वाई जेड अपनी समस्या के बारे में बात करती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा था जो इस कहानी में उपकथा में लिया गया है। तो अगर मुझसे अगर व्यक्तिगत रूप से मैं इस बारे में बात करूं, तो ये दो अलग अलग कहानियां होनी चाहिए थी। जो मेन मुद्दा है कि एक आत्महत्या करने वाले इंसान को बचा लेना आत्महत्या के मार्ग से, और दूसरा वो जो एक्स वाई जेड की समस्या थी कि एक देह में कैद दूसरी देह जिसे खुद नकारती रही अपनी देह। तो हालांकि दोनों बहुत अच्छे से उन्होंने न्याय किया है दोनों पात्रों के साथ और उनकी व्यथा के साथ, और लोगों ने इस कहानी को पसंद भी बहुत किया है। तो लोगों को ये प्रयोग पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे। इन पे दो अलग अलग कहानी, और वंदना जी में वो कैलिबर है, वो आराम से लिख सकती है। दूसरी कहानी है तारीफ। दो बातें हैं। एक तो ये कि स्त्री की योग्यता रसोई तक ही सीमित है, वही उसका पैशन है और वहीं से उसे तारीफ की उम्मीद होती है। ये हमारे समाज की कंडीशनिंग है, जहां आम घरेलू महिला के जीवन की कसौटी घर परिवार साफ सफाई और रसोई कौशल ही है। दूसरी चीज जो सहज उपलब्ध है उसकी उपयोगिता आंकने में हम भूल करते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। दूसरों की तारीफ के पीछे भी स्वार्थ भरी मानसिकता हो सकती है, व्यावसायिकता हो सकती है। कहानी के अंत में भी तारीफ के पीछे छिपा हुआ स्वार्थ हम सबको भावुक कर जाता है, लेकिन वो पात्र बेचारी खुद नहीं समझ पाती। बहुत ही मार्मिक कहानी है। इसमें संवेदनाओं का बहुत ही बारीक मुआयना किया गया है। 10,500 रुपए का मोबाइल, ये कहानी बिल्कुल भीतर तक हिला देने वाली कहानी थी। निम्न मध्य वर्ग की दुविधा का बहुत ही सटीक चित्रण है इसमें, कि वो इसी उहापोह में रहता है, इसी कश्मकश में रहता है कि जो निम्न वर्ग है उससे तो ऊपर बने रहना है, और जो उच्च वर्ग है उससे कमतर खुद को महसूस नहीं होना देना। तो पूरी जिंदगी उनकी इसी खींचतान और इसी दिखावे में निकल जाती है। और दूसरी जो पात्र है वो स्वावलंबी मेहनतकश औरत है। खुद को गरीब कहने में भी शर्म नहीं आती, कहीं कोई दिखावा नहीं, जैसा है सबके सामने है। उन्हें भविष्य के लिए जोड़ तोड़ नहीं करने होते हैं। कमाना, खाना और बच्चों को पढ़ाना, बस यही उनका एकमात्र जीवन का जो ढर्रा होता है, वो इसी पे चलती हैं। बच्चों को पढ़ाने पे वो बहुत जोर देती हैं ताकि वो बेहतर जीवन जी सके। ये उनका जीवन होता है। जबकि मध्य वर्गीय जो है वो निराशाजनक जीवन इसलिए कर लेते हैं कि जीवन पर दिखावे का बोझ ढोते हैं। यहाँ एक मानसिकता ये भी दिखाई कि पति कहता है कि जब मैं कमा रहा हूं तो पत्नी को कमाने की क्या जरूरत है। इस वाली मानसिकता से जब तक मध्य वर्ग बाहर नहीं आएगा, तब तक वो अपनी सुकून की जिंदगी नहीं ले सकता। इतना गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है इसके पीछे की बहुत ही मजबूरी में रखी गई जो सहायिका, वो सहायिका रखने की उसकी हैसियत कह लीजिए, उसकी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन उसे अपनी बीमारी के चलते सहायिका रखनी पड़ी। तो वो सहायिका से अपनी तुलना करने लग जाती है और वो मन ही मन पाती है कि मुझसे अच्छी तो ये है। तो खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए वो जो कुछ भी कर सकती थी वो करती है। जो बचत उसने बच्चों के लिए कर रखी थी, वो अपनी सहायिका को वो दिवाली के इनाम में दे देती है बड़प्पन दिखाने के लिए। बहुत अच्छी कहानी। सिवैयों की मिठास। कुछ सिर्फ हिंदू, कुछ सिर्फ मुसलमान, पूरा मुकम्मल इंसान तो कोई भी नहीं। ये कहानी का एक वाक्य है जो इस पूरे वर्तमान समय की त्रासदी को कहने में बहुत सक्षम है। दरअसल जाति धर्म का उन्माद एक राजनीतिक पैंतरा है। आम आदमी का मुझे लगता है इससे कोई लेना देना नहीं है। टीवी डिबेट में बोलते हुए नन्हे नन्हे दीमक जो देश को ही नहीं पूरी इंसानियत को खोखला कर रहे हैं। दीमक से शुरू हुई कहानी के अंत में दीमक का ये बिंब बहुत ही सुंदर है और कहानी को सार्थकता प्रदान करता है। एक बहुत ही
सामाजिक समस्या है महिलाओं के साथ जुड़ी हुई कि जब भी वो कहीं पब्लिक प्लेस पे या ऑफिस में या कहीं ऐसे जाते हैं तो बहुत सारी महिलाओं को सामना करना पड़ता है कि लोग उन्हें घूर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं और वो घूरना ऐसा उनको असामान्य कर देता है, वो इस तरह से घूरते हैं। कहानी है आखिर कितना घूरोगे। शुरुआत में एक पंक्ति है कि सपने लड़का-लड़की देखकर नहीं आते। मैं यहीं अटक गई, मुझे लगा सपने तो लड़का-लड़की देख कर के ही आते हैं, लड़कों के सपने अलग होते हैं, लड़कियों के सपने अलग होते हैं। और जब लो जो लड़कियाँ अलग तरह के सपने देखती हैं, उनके सपने वाक़ई में किसी कल नाम के संदूक में रख दिए जाते हैं, जैसा कि इस कहानी में कहा गया है। बहुत अच्छा चित्रण है समस्या का और जो ट्रीटमेंट किया गया है, वो भी बहुत अच्छा है कि घूरने वालों से असहज होने की बजाय या तो उनको इग्नोर करो और वो भी अगर आपको असहज करता है तो एक दिन आमने-सामने उनसे सॉरी एक दिन आमने-सामने उनसे बातचीत कर लो कि भई कितना घूरना है, लो एक दिन घूर लो, आज का कोटा पूरा कर लो। इस तरीके का बड़ा ही मज़ेदार है वो लेकिन गंभीर बात है। यहाँ एक मुद्दे की बात मुझे कहनी है कि अपने शरीर को लेकर के हमारी जो मानसिकता है, वो आखिर ऐसी क्यों है कि किसी के घूरने मात्र से हम विचलित हो जाते हैं? ये प्रश्न बड़ा है, इसका उत्तर हमें खोजना चाहिए। अगली कहानी है प्रिय बेटे सौरभ। एक माँ के पत्र हैं बेटे के नाम, तो वो अलग-अलग उम्र में वो पत्र लिखती है। 1 साल के बेटे को जो पत्र लिखती है उसमें मातृत्व के बाद आए खुद में जो परिवर्तन थे उसके प्रति आश्चर्यचकित होती है और प्रसन्नता व्यक्त करती है। साढ़े 3 साल में जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो माँ के जीवन में एक परिवर्तन आता है। कुछ इतने समय से वो बच्चे के साथ लगी हुई थी तो खाली समय भी मिलता है और बच्चा कुछ सीखता है, उन सब चीज़ों का वर्णन है। फिर 14 साल की उम्र में आए जो किशोर अवस्था में बच्चों में बदलाव आते हैं, जो उसके बेटे में बदलाव आते हैं, वो माँ उससे समायोजित नहीं कर पा रही थी खुद को, वो उलझने हैं। 18 साल में बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है और बच्चे के बिना उसका जीवन बिल्कुल सूना हो जाएगा। उसके बाद वो नौकरी करने के लिए बाहर चला जाएगा। सभी परिस्थितियों की जो उन्होंने समीक्षा की है, बहुत शानदार मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। इसके बाद शादी के 2 साल हो गए, घर आना-जाना कम है, माँ की आँखें तरसती हैं। पोता हुआ तो माँ के मन में आशा जागती है कि अब माँ-बाप का दर्द जो है, वो बेटा समझेगा जब उसके खुद के बच्चा हो गया है। लेकिन बेटा विदेश में बस जाता है, बुढ़ापा माँ को बीमारी है, ये सब चीज़ें उसे अकेलेपन का एहसास ये सब उसे धीरे-धीरे तोड़ती रहती हैं। एक ख़ास बात है कि हर समय वो खत में आशीर्वाद देती हैं और धीरे से एक कोई उल्हना-सा दे देती है। जैसे एक बार वो कहती है कि उम, तुम्हारा बेटा अब जब बड़ा होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ-बाप का दुःख क्या होता है। तो मुझे ऐसा लगेगा कि एक दिन वही तुम्हारे दर्द हमारे दर्द का तुम्हें एहसास करेगा। तो मेरा प्रश्न यहाँ ये आता है कि कई बार दुखी इंसान ये बात बोलता है कि हमें तुमने दुखी किया तो देखना तुम्हें भी। तो भई आप दुखी हो तो वो भी तो किसी कर्म का फल होगा। जब मैं ये बात पूछती हूँ फिर आप क्यों दुखी हो? तो लोग उसको पूर्व पिछले जन्म या कर्मफल कुछ ऐसे ही जोड़ के बताते हैं। अनुत्तरित ही रहता है अधिकतर ये प्रश्न। थोड़ी-सी इस कहानी में मुझे 1-2 बातें पूछनी थी कि अंतिम खत में ये है कि माँ नहीं रही, पर ये नहीं पता चल रहा कि पिता का क्या हुआ। पूरी कहानी एक माँ का एकालाप है ये। तो यहाँ ये भी होता है कि पता नहीं उस माता-पिता की महत्वाकांक्षा थी बच्चे को विदेश भेजने की या वो बच्चा खुद ही इतना महत्वाकांक्षी था कि विदेश चला गया। क्योंकि विदेश जाने वाले बच्चों की मानसिकता के पीछे इस चीज़ को देखने की बड़ी ज़रूरत होती है। इस कहानी के बाद मेरे मन में कुछ इस तरह के प्रश्न उठते रहे। अगली कहानी बहुत ही दिलचस्प है, अम्मा की अंगूठी। एक गंभीर मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों के बीच हँसती गुदगुदाती कहानी अम्मा की अंगूठी बहुत ही मज़ेदार लगी मुझे। इसमें वंदना जी का हास्य बोध बहुत ही देखने वाला था और इसके साथ ही केवल हास्य ही नहीं है इसमें, मध्यवर्गीय परिवार के जीवन का बहुत ही सुंदर चित्रण है। कहानी बहुत बढ़िया है, अपने आप को एक प्रवाह के साथ पढ़ा ले चलती है और हम भी कहानी के पात्र बनकर घर में इधर-उधर घूम रहे थे अंगूठी ढूँढते हुए और पिता जिस तरह से शांत थे मुझे लग ही रहा था कि ये ज़रूर पिता ने ही अंगूठी रखी होगी अपने पास। सॉरी। ज़िंदगी की ईएमआई। अपने स्तर से एक पायदान उठने की ललक में पैसा कमाने की मशीन बन गया है इंसान।
हम देख ही रहे हैं अपने आसपास। हर चीज आज आसान किश्तों पर उपलब्ध है, मगर उन किस्तों को चुकाना दरअसल इतना आसान भी नहीं होता है। हमें लगता है तो पैसा के अलावा बाकी जो हम कीमत दे रहे होते हैं परिवार की, खुशियों की, वो उसका तो खामियाजा हमको कितना भुगतना पड़ सकता है हम सोच भी नहीं सकते। ये कहानी उन्हीं बातों को इंगित करती है। बच्चे के प्रति माता पिता का व्यवहार उनकी अति व्यस्त दिनचर्या का साइड इफेक्ट कहा जा सकता है, जिसे समझाने में वंदना जी पूरी तरह सफल रही हैं। और आगे का घटनाक्रम जिस तरह से बुना गया है, वो इस समय जो इस उम्र के अभिभावक हैं उनकी आंखें खोल देने में बहुत ही पर्याप्त है, एकदम सक्षम है। प्रेम की नई वैरायटी अगली कहानी है। उन्नत पैदावार और वर्तमान समय की मानसिकता को लेकर बुनी गई ये कहानी कई प्रश्न उठाती है और सोचने को विवश भी करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी नए प्रयोगों के साथ नौजवान पीढ़ी के नजरिए को जोड़ने का प्रयोग किया गया है, और ये प्रयोग पूरी तरह सफल भी हुआ है। एक इसमें पात्र है, वो अपनी चौथी गर्लफ्रेंड के साथ जिस सहजता से परिचय करवाता है अपनी आंटी को, वो चेताने वाली एक अवस्था है। और उसके साथ ही कक्षा में छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बजाय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहे हैं। तो प्रश्न ये है उठाती है कहानी कि ये रिश्ते कितने टिकेंगे। और जो टीचर लिव इन में रह रही है वो इनकी पैरवी करती हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता कि इनका भविष्य क्या होगा। इसके अलावा वैलेंटाइन डे पे बिकने वाली चीजों में टेडी बियर, चॉकलेट, गुलाब, इनके साथ कंडोम और बर्थ कंट्रोल पिल्स को देखकर बहुत ही निराशा और चिंता दोनों ही उठती है। इसमें आखिरी में उसको अपने पति का एक डायलॉग याद आता है कि हम भरे पेट भी भूखे हैं। उन्नत पैदावार को लेकर कहे गए ये शब्द यहाँ दोनों चीजों को कनेक्ट करते हैं। ये एक बेहतरीन प्रयोग है, वंदना जी को मैं इसके लिए बधाई देती हूँ। बद्दुआ कहानी है अगली। ये बहुत ही मार्मिक कहानी है। पति जीवन भर माफ करने की बजाय बदला लेने के लिए कृत संकल्प रहता है। उसको ये लगता है किसी माफी में कुछ नहीं रखा है, हमेशा अगर किसी ने एक दिया है तो आप पलट के दो दो, वो हमेशा यही करता है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वो माफ करने की महत्ता की पक्षधर होती है कि बहुत ही मतलब आशावादी और क्षमाशील महिला होती है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की बजाय फूल से देने में विश्वास करती है, इस टाइप की होती है वो। और अंत में इसी भरोसे की, इसी विश्वास की जीत हमें आश्वस्त करती है कि दुनिया अभी भी जीने लायक है। कहानी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। वो बच्चा है जो माँ के दुख से पसीजता हुआ उसका बचपन था। दादा की बेरुखी, दुर्व्यवहार और माँ पर लांछन लगाकर घर से निकालना बच्चे को भयंकर आक्रोश में भरता रहता है, और वो उन्हीं आक्रोशों के साथ बड़ा होता है, लेकिन और साथ में बदले की आग में जलता रहता है। लेकिन किस तरह से वो परिवर्तित होता है अपनी पत्नी की क्षमाशीलता की प्रवचन कह लीजिए या उसकी बातें कह लीजिए, उसके स्वभाव कह लीजिए, इसकी वजह से। तो ये जो पूरी जो प्रक्रिया है उसका बहुत ही मनोवैज्ञानिक, भावुक और सटीक चित्रण इस कहानी में किया गया है। वो प्रक्रिया को पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि किस तरह चीजें प्रभावित करती हैं। राधा का सत्याग्रह बहुत ही सशक्त कहानी है। ये कहानी समाज की सड़ी गली मानसिकता की नब्ज टटोलती है। कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। वाकई में मतलब अंदरूनी शक्ति जो होती है वो महिला की ज्यादा होती है। इस कहानी में यही चरित्र बात को कहा गया है, हमें समझ में आता है। सत्याग्रह का प्रयोग और उसकी ताकत को भी ये कहानी परिलक्षित करती है। कम पढ़ी लिखी, नेक दिल और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित राधा एक समर्पित गृहिणी है, और वो अपने गलती ना होने पर गलती मानने के लिए तैयार नहीं होती है। और जो उसका देवर होता है जिसकी वो मदद करती है, वो कहता है कि भाभी गलत मतलब मैं चला जाता हूँ यहाँ से, तो वो एक बात बोलती है कि अगर तुम चले जाओगे तो इसका मतलब कि हम गलत थे, ये सिद्ध हो जाएगा। जब हम गलत नहीं है तो फिर हम उनके अनुसार काम नहीं करेंगे। तो ये स्टैंड लेना बहुत बड़ी बात है जो एक बिल्कुल कम पढ़ी लिखी और साधारण सी महिला लेती है। पहले जो घर वाले उसकी तारीफ करते थे वही उसकी बुराई करते, लेकिन वो अपने पद से डिगती नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि डर कर पीछे नहीं हटना है। अगर आप सच हैं तो पूरी ताकत के साथ जुटे रहें, और उसका अच्छा ही अंत होता है। कहानी के अंत में जब घर की बेटी की शादी होती है तो उसे ये समझाया जाता है कि ये राधा काकी की तरह हिम्मती बनना और सच पे अडिग रहना। तो ये कहानी एक सार्थक मोड़ लेती है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वंदना जी को बधाई देती हूँ। 50 की एक।
50 की एक कहानी हम सबको जोड़ती है आपस में। ये लेखकों की व्यथा की कहानी है। किस तरह से हम सबको ये आईना दिखाती हुई कहानी है, भीतर झाँकने को मजबूर करती है और कहीं-कहीं शर्मिंदा भी करती है। हम वाक़ई पैसा कहाँ खर्च करते हैं और कहाँ हमें करना चाहिए? एक लेखक होने के नाते क्या हमें पठन-पाठन पर खर्च नहीं करना चाहिए? केवल लिख के हम ये सोचें कि हमारी किताबें कोई पढ़ ले, हम भी किसी की किताब पढ़ें, ये इस तरह के सवालों को उठाती है और किताबों की जो बाज़ार की दुर्दशा है, उसको भी दिखाती है। वाक़ई में किताबों के बिना हमारी इस पीढ़ी का भविष्य क्या होगा, इस पर हम सबको विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। संग्रह की आखिरी कहानी है वज़न। वज़न दरअसल मन का होता है, तन का नहीं होता। इस कहानी को पढ़ कर के ये बात तो बिल्कुल समझ में आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि शादी-विवाह एक जुआ होता है, आपको पता नहीं उसके बाद ज़िंदगी में किस तरह का परिवर्तन आ सकता है। वाक़ई ऐसा होता है और ऐसे परिवर्तनों से समायोजित करने और परिस्थितियों को अपने अनुसार अपने हक में करने की जद्दोजहद एक महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत लड़ाई होती है और हम सबको करनी होती है। अपने-अपने स्तर पर हम सब इस लड़ाई को करते हैं और ये अपने लड़ने के तरीके पे निर्भर करता है कि हम हथियार बने या हम हथियार हमारे हाथ में है या हम खुद हथियार बन रहे हैं। उससे हम कैसे निपटते हैं, ये हमारी मानसिकता और आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। कहानी में बिंज ईटिंग डिसऑर्डर से बुलिमिया नोवर्सा की ओर बढ़ती जा रही एक पात्र है। ये साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं। बिंज ईटिंग मतलब है कि बिना बात ही आप बहुत सारा खा रहे हैं जब तनाव में हैं तो। और उसके बाद ये एक डिसऑर्डर, ये एक नर्वोसा, एक जो है बुलिमिया नर्वोसा, वो एक बीमारी है। वो बीमारी में बदल जाती है अनावश्यक जो आप खाते रहते हैं उसके बाद। इस पात्र के पढ़कर के हमारी आंखों के सामने आसपास के बहुत से लोगों के चेहरे सामने आ सकते हैं, जिन्हें हमने हर समय कुछ न कुछ खाते देखा है। जब वो नर्वस होते हैं, टेंशन में होते हैं तो वो खाने लग जाते हैं। कभी खुशी में बहुत खाते हैं, कभी बोर हो रहे हैं तो बहुत खाते हैं। लेकिन हम कभी नहीं समझ पाते कि ये कोई डिसऑर्डर भी है या इससे कोई बीमारी भी हो सकती है। तो ये कहानी जहाँ एक और इस संबंध में जागरूकता जगाने का काम करती है, वहीं दूसरी ओर जो पात्र का ट्रीटमेंट किया गया है, अंत में वो जो उसकी शादी की जो समस्या थी, उससे बाहर आने का जो ट्रीटमेंट किया गया है, वो एक सामाजिक समस्या का समाधान करती है और हमें एक राह सुझाती है कि अपनी ज़िंदगी एक जगह रहकर बर्बाद करने के अलावा भी और दूसरे कई सारे रास्ते हैं ज़िंदगी को फिर से पटरी पे लाने के लिए। मैंने कोशिश की है कि कहानियों को पूरा ना खोलूँ ताकि पाठकों को पढ़ने का आनंद आए, बना रहे उनका सस्पेंस, लेकिन फिर भी मैं शायद बोल गई हूँ बहुत कुछ। संग्रह बहुत ही सराहनीय और पठनीय है, आप सभी को अपनी लाइब्रेरी में इसे रखना चाहिए। भावना प्रकाशन से ये संग्रह आया है, एक बार फिर से बताती हूँ, वो फ़ोन कॉल वंदना वाजपेयी जी की दूसरा कहानी संग्रह है ये। तो आज का एपिसोड बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिखी किसी किताब की हम समीक्षा करें, तो कृपया आप हमें अपनी किताब भेजिए। हमारा पता जानने के लिए ईमेल कीजिए। ईमेल आईडी है wtvindia@gmail.com पर। हम आपको जल्दी उत्तर देंगे। यदि आप अपनी पुस्तक की चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और पाठकों से जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य महिलाओं को साहित्यिक गतिविधियों से जोड़ना है, साहित्य के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न करना और उनके लेखन और प्रतिभा का सम्मानजनक प्रचार-प्रसार करना है। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो अंक आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। हमारी वेबसाइट www.womentvindia.in, इसको भी आप सब्सक्राइब करें और अब मुझे यानी शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।